26 नवंबर 2008 की रात मुंबई सो नहीं रही थी, वो जल रही थी। गोलियों की आवाज, चीखें और हर तरफ फैलता हुआ डर। लेकिन असली डर सड़कों पर नहीं था, वो छिपा था एक इमारत के अंदर, जहां हर सेकंड के साथ मौत और ज्यादा करीब आ रही थी। एनएसजी कमांडोज शहर में उतर चुके थे, देश की सबसे ट्रेंड फोर्स, जिनके लिए हर सेकंड मायने रखता है। लेकिन इस बार लड़ाई आसान नहीं थी, क्योंकि दुश्मन सिर्फ बंदूक लेकर नहीं आया था, वो हर कदम सोच समझ कर आया था। और उसके पास एक ऐसा एडवांटेज था जिसने पूरे रेस्क्यू मिशन को अंदर से तोड़ने की कोशिश की। एक ऐसी गलती, या शायद एक ऐसा डिले, जिसने सब कुछ बदल दिया। उस रात सवाल सिर्फ ये नहीं था कि आतंकियों को कैसे रोका जाए, सवाल ये था, क्या अंदर फंसे लोगों को जिंदा निकाला भी जा सकता है या नहीं। और जो अंदर हुआ, वो आज भी पूरी सच्चाई के साथ सामने नहीं आया है। छब्बीस नवंबर 2008 शाम का समय। मुंबई अपने यूजुअल पेस में चल रही थी। कोई ऑफिस से घर जा रहा था, कोई दोस्तों के साथ डिनर प्लान कर रहा था, और कोई लग्जरी होटल्स में अपनी शाम एंजॉय कर रहा था। लेकिन इसी भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी थे जो आम नहीं थे, जो यहाँ घूमने या काम करने नहीं आए थे, बल्कि एक मिशन लेकर आए थे। एक ऐसा मिशन जो पूरे देश को हिला देने वाला था। रात करीब 9:20 अचानक CST रेलवे स्टेशन पर गोलियों की आवाज गूंजती है। लोग समझ नहीं पाते कि हो क्या रहा है। कुछ ही सेकंड में प्लेटफॉर्म पर केओस फैल जाता है। लोग भाग रहे हैं, गिर रहे हैं, और कुछ वहीं हमेशा के लिए रुक जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। कुछ ही मिनटों में मुंबई के अलग अलग हिस्सों से हमलों की खबर आने लगती है। लेपर्ड कैफे, ताज होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट, नरीमन हाउस, हर जगह एक ही पैटर्न। अचानक हमला, ऑटोमेटिक वेपन्स, और कोई वार्निंग नहीं। ये कोई रैंडम अटैक नहीं था, ये एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन था, जिसमें हर टेररिस्ट को पता था कि उसे क्या करना है, कहां जाना है और कब रुकना है। मुंबई पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया, लेकिन उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे, और सामने जो सिचुएशन थी वो किसी नॉर्मल क्राइम से बहुत अलग थी। धीरे धीरे साफ होने लगा, ये सिर्फ एक अटैक नहीं, ये एक सीज है, एक ऐसी लड़ाई जो घंटों नहीं दिनों तक चल सकती है। और तभी दिल्ली में एक डिसीजन लिया जाता है NSG को डिप्लॉय करने का। देश की सबसे एलीट फोर्स, जिनका काम ही है ऐसी सिचुएशंस को कंट्रोल करना। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी, NSG का बेस दिल्ली में था और अटैक हो रहा था मुंबई में। हर मिनट, हर सेकंड बहुत कीमती था, और यही डिले आगे चलकर सबसे बड़ा सवाल बनने वाला था। क्या अगर NSG पहले पहुंच जाती तो क्या कुछ जानें बच सकती थीं? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब NSG आखिरकार ताज के अंदर घुसी तो उन्हें सिर्फ टेररिस्ट्स का सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि एक ऐसी सिचुएशन का जिसकी उन्होंने भी उम्मीद नहीं की थी। मुंबई पुलिस सबसे पहले ग्राउंड पर थी। उन्होंने बिना डीले के जवाब दिया, लेकिन उनके पास न तो हैवी वेपन्स थे, ना ही ऐसी ट्रेनिंग जो इस लेवल के अटैक के लिए चाहिए होती है। CST पर हमला करने वाले 2 आतंकियों ने कुछ ही मिनटों में दर्जनों लोगों को मार दिया, और फिर वो वहां से निकलकर आगे बढ़ गए। ये कोई इंपल्सिव हमला नहीं था, हर मूव कैलकुलेटेड था। दूसरी तरफ ताज होटल, मुंबई का सिंबल, लग्जरी, हिस्ट्री, और अब एक बैटलफील्ड बन चुका था। आतंकियों ने अंदर घुसते ही रैंडम फायरिंग शुरू कर दी। लोग पैनिक में भागने लगे, कुछ लोग कमरों में छिप गए, कुछ कॉरिडोर्स में फंस गए, और सबसे खतरनाक चीज, आतंकियों ने हॉस्टेजेस लेना शुरू कर दिया। अब ये सिर्फ अटैक नहीं रहा, ये एक हॉस्टेज क्राइसिस बन चुका था। मुंबई पुलिस ने होटल को घेर लिया, लेकिन अंदर क्या हो रहा है इसकी क्लियर इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं थी। कौन कहां है, कितने टेररिस्ट हैं,
कितने होस्टेजेस हैं, कुछ भी क्लियर नहीं था। और इसी कंफ्यूजन में एक और बड़ी समस्या सामने आई, मीडिया कवरेज। लाइव टीवी पर हर मूवमेंट, हर पोजीशन ब्रॉडकास्ट हो रही थी। जो बाहर दिख रहा था वो अंदर बैठे आतंकियों तक भी पहुंच रहा था। उन्हें पता चल रहा था पुलिस कहां है, किस तरफ से मूवमेंट हो रहा है। यानी जो एडवांटेज फोर्सेस को मिलना चाहिए था वो धीरे धीरे टेररिस्ट्स को मिलने लगा। इस बीच दिल्ली में एनएसजी तैयार हो रही थी, लेकिन ट्रांसपोर्ट, कोऑर्डिनेशन, क्लियरेंस, इन सब में टाइम लग रहा था। और मुंबई में हर गुजरता हुआ मिनट किसी की जिंदगी खत्म कर रहा था। ताज के अंदर लोग अंधेरे कमरों में बैठे थे, फोन साइलेंट, सांसें धीमी, और दिमाग में सिर्फ एक सवाल, क्या हम बचेंगे? लेकिन असली डर अभी बाकी था, क्योंकि अंदर सिर्फ गोलीबारी नहीं हो रही थी, कुछ और भी था, कुछ ऐसा जिसने पूरे ऑपरेशन को और डेंजरस बना दिया। जब एनएसजी आखिरकार मुंबई पहुंची, तब तक सिचुएशन काफी बिगड़ चुकी थी। ताज होटल जल रहा था, कई जगह आग लग चुकी थी, स्मोक कॉरिडोर्स में भर चुका था, विजिबिलिटी कम थी और हर कॉर्नर एक पोटेंशियल ट्रैप हो सकता था। एनएसजी कमांडोज ने एंट्री ली, लेकिन उन्हें तुरंत एहसास हुआ ये ऑपरेशन सिंपल नहीं होगा। आतंकियों ने होटल का पूरा लेआउट समझ रखा था। वो रैंडमली नहीं घूम रहे थे, वो स्ट्रैटेजिकली मूव कर रहे थे। और सबसे शॉकिंग बात, उनके पास रियल टाइम गाइडेंस थी। बाहर बैठे हैंडलर्स उन्हें इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, कहां जाना है, किससे टारगेट करना है, कब मूव करना है। यानी ये सिर्फ 10 लोग नहीं थे, ये एक पूरा नेटवर्क था। एनएसजी को अब 2 फ्रंट पर लड़ना था, एक अंदर मौजूद टेररिस्ट्स और दूसरा उनकी प्लानिंग। कमांडोज धीरे धीरे रूम्स क्लियर कर रहे थे, एक एक फ्लोर चेक हो रहा था, हर दरवाजा, हर कोना। लेकिन प्रॉब्लम यह थी, हॉस्टेजेस भी वहीं थे। गलत डिसीजन, गलत गोली और इनोसेंट लाइव्स जा सकती थी। इसलिए हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना पड़ रहा था। और इसी दौरान एक मोमेंट आया जब सिचुएशन ऑलमोस्ट कंट्रोल से बाहर जा सकती थी। एक फ्लोर पर आतंकियों ने हॉस्टेजेस को शील्ड की तरह यूज करना शुरू कर दिया। अब एनएसजी के सामने सबसे बड़ा डिलेमा था, अगर वो फायर करते हैं तो हॉस्टेजेस खतरे में, अगर नहीं करते तो टेररिस्ट्स आगे बढ़ सकते हैं। यही वो पल था जहां पूरा ऑपरेशन बैलेंस पर था, और यहीं से शुरू होती है सबसे इंटेंस फेज। ताज के अंदर हर मिनट एक नई चुनौती लेकर आ रहा था। कमांडोज अब सिर्फ टेररिस्ट्स को ढूंढ नहीं रहे थे, वो एक मेज में फंस चुके थे। लंबे कॉरिडोर्स, एक जैसे दिखने वाले दरवाजे, हर तरफ स्मोक और हर कदम पर अनसर्टेनिटी। लेकिन सबसे बड़ा खतरा वो नहीं था जो सामने दिख रहा था, बल्कि वो था जो छिपा हुआ था। आतंकियों ने सिर्फ गोलीबारी नहीं की थी, उन्होंने कई जगह आग लगा दी थी, जिससे सिचुएशन और कैओटिक हो गई थी। फायर अलार्म्स बज रहे थे, स्प्रिंकलर्स चल रहे थे, फ्लोर पर पानी, ऊपर से गिरती हुई छत के टुकड़े। एनएसजी को अब 2 बैटल लड़नी पड़ रही थी, एक टेररिस्ट्स के खिलाफ और दूसरी एनवायरनमेंट के खिलाफ। इसी बीच एक और शॉकिंग चीज सामने आई। कुछ हॉस्टेजेस ने बताया कि अटैकर्स रैंडमली शूट नहीं कर रहे, वो स्पेसिफिक टारगेट्स ढूंढ रहे हैं, फॉरेन नेशनल्स, हाई प्रोफाइल गेस्ट्स। यानी ये हमला सिर्फ डर फैलाने के लिए नहीं था, ये इंटरनेशनल इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए था। हर डिसीजन अब सिर्फ टैक्टिकल नहीं रहा, ये डिप्लोमेटिक प्रेशर में भी बदल रहा था। कमांडोज को हर कदम पर यह सोचना पड़ रहा था, अगर कोई गलती हुई तो उसका असर सिर्फ मुंबई पर नहीं, पूरे देश पर पड़ेगा। इसी दौरान एक रूम में मूवमेंट डिटेक्ट होती है। सिग्नल्स क्लियर नहीं थे, लेकिन शक था कि अंदर टेररिस्ट्स हो सकते हैं। कमांडोज ने सराउंड किया, दरवाजा तोड़ने की तैयारी हुई, लेकिन अंदर कुछ और ही था। हॉस्टेजेस,
डरे हुए, चुप बैठे हुए और उनके बीच एक टेररिस्ट जो उन्हें शील्ड की तरह यूज कर रहा था। अब सिचुएशन एक्सट्रीम हो चुकी थी। कमांडोज के पास सेकंड्स थे डिसीजन लेने के लिए, और यही वो पल था जहां ट्रेनिंग, करेज और इंस्टिंक्ट सब एक साथ टेस्ट हो रहे थे। एक गलत मूव और सब खत्म हो सकता था। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था, क्योंकि जितना एनएसजी आगे बढ़ रही थी उतना ही साफ हो रहा था कि ये ऑपरेशन सोचे से कहीं ज्यादा डीप था। बाहर पूरी दुनिया इस ऑपरेशन को देख रही थी। न्यूज चैनल्स, लाइव कवरेज, हर अपडेट, हर मूवमेंट ब्रॉडकास्ट हो रही थी। लेकिन जो बाहर दिख रहा था वो अंदर बैठे टेररिस्ट्स के लिए इंफॉर्मेशन बन चुका था। हैंडलर्स जो दूर कहीं बैठे थे, लाइव टीवी के जरिए अटैक को गाइड कर रहे थे। लेफ्ट साइड से मूवमेंट है, फायर ब्रिगेड आ रही है, अपर फ्लोर्स पर फोकस करो। ये सिर्फ अंदाजा नहीं था, ये रियल टाइम कंट्रोल था। और यही वो चीज थी जिसने एनएसजी के मिशन को और मुश्किल बना दिया। कमांडोज को अब सिर्फ सामने वाले एनिमी से नहीं, एक इनविजिबल एनिमी से भी लड़ना था। एक ऐसा एनिमी जो कहीं दिख नहीं रहा था, लेकिन हर डिसीजन इन्फ्लुएंस कर रहा था। इस बीच नरीमन हाउस में भी सिचुएशन क्रिटिकल थी। हॉस्टेजेस फंसे हुए थे, ऑपरेशन मल्टीपल लोकेशंस पर चल रहा था, रिसोर्सेज स्प्लिट हो रहे थे, हर टीम अपने लेवल पर फाइट कर रही थी। लेकिन प्रेशर सेंट्रलाइज्ड था, देश देख रहा था, सरकार पर प्रेशर था, इंटरनेशनल मीडिया अटेंशन थी। और इसी केओस में एक और प्रॉब्लम सामने आई, कम्युनिकेशन गैप्स। डिफरेंट फोर्सेस, डिफरेंट इनपुट्स। कभी कभी इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं होती थी, कभी डिले हो जाता था। और ऐसी सिचुएशन में एक छोटा सा डिले, एक गलत समझ किसी की जान ले सकती थी। लेकिन एनएसजी रुक नहीं सकती थी। हर फ्लोर क्लियर करना था, हर होस्टेज को ढूंढना था, और सबसे जरूरी टेररिस्ट्स को खत्म करना था। इसी दौरान एक इंटेंस इनकाउंटर होता है। क्लोज रेंज, कम दूरी, फेस टू फेस, गोलियों की आवाज एको होती है कॉरिडोर्स में। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ रुक सा जाता है, और फिर साइलेंस। लेकिन ये साइलेंस शांति का नहीं था, ये स्टॉर्म से पहले की खामोशी थी, क्योंकि अभी भी कुछ टेररिस्ट्स बाकी थे और ऑपरेशन खत्म होने से बहुत दूर था। लगातार 3 दिन तक मुंबई ने वो देखा जो शायद उसने कभी सोचा भी नहीं था। गोलियों की आवाज, आग और हर तरफ अनसर्टेनिटी। लेकिन धीरे धीरे एनएसजी ने कंट्रोल वापस लेना शुरू किया। एक एक करके लोकेशंस सिक्योर होने लगे, हॉस्टेजेस को बाहर निकाला गया, कुछ जिंदा, कुछ नहीं। हर रेस्क्यू के साथ एक राहत थी, लेकिन हर लॉस के साथ एक गहरा घाव भी। ताज के अंदर फाइनल फेज चल रहा था। लास्ट टेररिस्ट्स अब भी रजिस्ट कर रहे थे। कमांडोज ने आखिरी पुश किया, स्लो, कैलकुलेटेड, हर कदम केयरफुली। और फिर एक फाइनल एनकाउंटर, जिसके बाद धीरे धीरे सब कुछ शांत होने लगा। ऑपरेशन ऑफिशियली खत्म हो गया, लेकिन जो खत्म हुआ वो सिर्फ एक अटैक था। उसके पीछे छुपे सवाल अब भी जिंदा थे। क्या इंटेलिजेंस फेल हुई थी? क्या वार्निंग पहले मिली थी? क्या रिस्पॉन्स और तेज हो सकता था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब रोका जा सकता था? मुंबई ने उस रात बहुत कुछ खोया, लेकिन उसने एक चीज साबित की कि केओस के बीच भी कुछ लोग खड़े रहते हैं, जो डर से नहीं, ड्यूटी से चलते हैं। 26 नवंबर सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि खतरा कभी भी कहीं से भी आ सकता है। ये एक कहानी है उन लोगों की जो उस रात फंसे थे, जो डर के बीच भी उम्मीद पकड़े हुए थे, और उन लोगों की जो अंदर गए ये जानते हुए भी कि वो वापस आएंगे या नहीं। लेकिन इस कहानी का एक हिस्सा आज भी अधूरा है, वो डिसीजंस
जो बंद कमरों में लिए गए, वो डिलेज जो कभी ऑफिशियली एक्सप्लेन नहीं हुए, और वो सवाल जो आज भी जवाब मांगते हैं। शायद सच पूरी तरह कभी सामने ना आए, लेकिन एक बात साफ है, उस रात मुंबई ने सिर्फ अटैक फेस नहीं किया, उसने अपने हीरोज भी देखे। और शायद यही वजह है कि जब भी 26 नवंबर की रात आती है तो शहर चुप नहीं होता। वो याद करता है और पूछता है, अगर उस रात एक फैसला थोड़ा जल्दी लिया जाता तो क्या कहानी कुछ और होती।